Assalamualaikum students. Today we are going to study deformities of skeleton from chapter number 16 of FSC Part 2 Biology Board. जैसा कि अभी तक skeleton के बारे में पढ़ के बिलखसूस human beings को as a representative of organism when we were studying the skeleton in animals हमारे concepts काफ़ी clear हो चुके हैं कि skeleton किस तरह से body shape, protection और इसके साथ साथ स्पोर्ट एंड मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारा अपराइट डायरेक्शन में यानी कि हमारा प्रॉपर तरीके से खड़े होना, इसमें भी हमारा स्केलेटन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे, मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं, वो कुछ हमारे जीन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारे इस स्केलेटन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इन डिफेक्ट्स की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती हैं जिनकी वजह से ना तो हम प्रॉपरली अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो बोन्स का एक पूरे का पूरा हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर, वो ही डिफॉर्म हो जाता है। तो हमारा प्रॉपर जो बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ साथ जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो भी इसमें इफेक्ट होती है। देखते हैं कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जो इस किस्म की जेनेटिक या हार्मोनल या न्यूट्रिशनल बेसिस पे हमारे स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मिटीज कॉज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बात की कि ये कॉजेज जेनेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि हमारी जीन्स में किसी तरह की म्यूटेशन आ सकती है। विरासती तौर पे आप जानते हैं कि जीन्स जो है बेसिकली वो हमारे आबाओ अजदाद से लेकर के जो आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी फॉर्म ऑफ फंक्शन है, उसके अंदर स्टोर होता है। तो अगर किसी वजह से वहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई है तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटन डेवलप होना है उसमें डिफॉर्मिटी हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल कॉजेज हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं में से एक हार्मोन ऐसा भी है जो हमारी बोन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर किसी वजह से जो हमारा हार्मोनल लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाए तो डेफिनेटली बोन्स की ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है वो भी इफेक्ट होगी। इसके अलावा न्यूट्रिशनल कॉजेस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बोन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स, आयंस वगैरह इनकी डेपोजिशन होती है जिसकी वजह से हमारी बोन्स फर्दर रिजिड होती हैं और ये डेंसिफाई होती हैं, इनका स्ट्रक्चर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर न्यूट्रिशन में किसी किस्म की कमी हो इन मिनरल्स की, इन एलिमेंट्स की, नाइन्स की, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में उनकी प्रॉपर जो अमाउंट है वो फुलफिल नहीं होगी एंड इट कैन रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक कॉजेज की। जेनेटिक कॉजेज में हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेले एंड आर्थराइटिस शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की। पैलेट कहाँ पे है? स्केलेटन में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर ऊपर की तरफ टच करें तो आपको नाक के बिल्कुल नीचे एक छत सी महसूस होगी, यानी कि हमारा जो ऑरल कैविटी है उसकी रूफ या जो हमारा नोज है उसकी बेस। बेसिकली ये हमारे नाक और हमारा जो ओरल कैविटी है, जो मुंह है, अंदर का जो हिस्सा है, इसके दरमियान एक बैरियर बनाए हुए होता है। ये बेसिकली मैग्जिला की ही एक प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर है। बाज़ दफ़ा ये प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाता जिसकी वजह से हमारे नेजल एंड ओरल कैविटी के दरमियान एक परसिस्टेंट सी ओपनिंग रह जाती है। इसे कटा हुआ होंठ और तालू भी कहा जाता है। अक्सर बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका यहाँ से होंठ और जो तालू है वो कट हुआ होता है, जिसको बाद स्टिचेस वगैरह के साथ ऑपरेट करके अगर पॉसिबल है, कुछ छोटे लेवल पे डिफॉर्मिटी है तो क्योर भी किया जा सकता है। अब इसका नुकसान क्या है? जब भी आप कोई चीज़ सक करते हैं, पीते हैं, तो डेफिनेटली हमारा पैसेज जो है वो ओपन है, नाक और मुंह के दरमियान कोई बैरियर ही नहीं है। तो बेसिकली ये क्या करेगा? ये इंटरफेयर करेगा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसकी वजह से जो फूड है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होगा एंड अल्टीमेटली एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन अकर हो सकती है, दैट इज एस्पिरेशन न्यूमोनिया। उसके बाद दूसरा जो जेनेटिक कॉजेज में अगर हम देखें तो माइक्रोसेफेले। माइक्रो का मतलब है छोटा एंड सेफेले जो है दैट इज फ्रॉम आवर स्कल। तो अक्सर आपने ये मांगने वालों के साथ देखे होंगे ग्रीन कलर के चोगे पहने हुए, जिनको हम अक्सर
शाह शाह के चूहे के नाम से भी आम जुबान में जानते हैं। बेसिकली वो क्या है, उनके सर बहुत छोटे छोटे होते हैं। जिस तरह हमारे नॉर्मल हेड है इस तरह से उनका सर नहीं होता, बल्कि बहुत ही छोटे साइज का होता है। तो इस किस्म के जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें स्कल साइज बहुत स्मॉल होता है उसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज में थर्ड हमारे पास आता है आर्थराइटिस। ये बेसिकली इसमें जोड़ों की सोजिश या हड्डियों का भुरभुरापन शामिल है, यानी कि इसमें इन्फ्लामेटरी एंड डीजेनरेटिव दोनों ही तरह की बीमारियां शामिल हैं और लगभग 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं वो इस आर्थराइटिस के हेड के अंदर फॉल करती हैं। इनमें बहुत ही कॉमन और एक्सट्रीमली डेंजरस क्रोनिक आर्थराइटिस दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या है, बेसिकली ये जोड़ों की एक डीजेनरेटिव डिजीज है और इसका कॉज भी जो है वो जेनेटिक डिफेक्ट्स है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज की एक और बड़ी वजह है हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस। इसमें अगर हम देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस एक इंतहाई कॉमन एग्जांपल है। ये भी बेसिकली कोई एक बीमारी नहीं बल्कि ये एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की फर्दर बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इसमें अगर हम देखें कि एक्चुअली मसला क्या बनता है, तो इसमें जो बोन डेपोजिशन है वो आउटपास हो जाती है एज पर द बोन डिपॉजिट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम वगैरह के डिपॉजिट्स होते हैं जिनकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो फर्दर स्ट्रेंथन होती हैं, मजबूत होती हैं, रिजिड होती हैं। ऑल्दो केमिकल कॉम्पोजिशंस तो इनकी सेम ही रहती है, लेकिन ये भुरभुरी हो जाती हैं या हल्की हो जाती हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो फ्रैक्चर्स हैं वो भी हो सकते हैं। मोस्टली अगर हम देखें तो ये बीमारी बड़ी उम्र की खवातीन के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए अगर हम वजह देखें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल बैलेंस है वो भी शिफ्ट होता है। तो इसी तरह जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एस्ट्रोजन का लेवल भी इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज है हम लोगों की प्रॉपर अगर आप रूटीन देखें तो वो कोई सेट रूटीन नहीं है। आप या मैं हम अगर देखें तो हम डेली बेसिस पे तो क्या वीकली बेसिस पे भी हमारा जो नॉर्मल एक्सरसाइज तो दूर की बात, एक जो नॉर्मल वॉक है उसी को हम मेंटेन नहीं रख पाते, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ओल्ड एज में जाके देखने को मिलते हैं कि इनकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसकी वजह से इंतहाई खतरनाक बीमारी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारी डाइट में बिलखसूस कैल्शियम और प्रोटीन्स की कमी है तो भी ये मसला बन सकता है कि क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स एक्चुअली प्रोटीनेशियस नेचर के ही होते हैं और कैल्शियम के डिपॉजिट्स हमारी बोन्स को फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं। 30 इयर्स तक तो हम अपनी बॉडी के अंदर नेचुरली कैल्शियम हमारी हड्डियों में अब्जॉर्ब होता है। आफ्टर 30 हमारा जो हार्मोनल शिफ्ट्स हैं उसकी वजह से हमारी बोन्स भी मेच्योर क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हमें फर्दर जो है वो सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। जो नेचुरल अपटेक है कैल्शियम का वो बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग अपनी डेली रूटीन में ना तो कैल्शियम ओरिएंटेड डाइट्स पे फोकस करते हैं और ना ही इन सप्लीमेंट्स पे फोकस करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर ओल्ड एज में जाके ऑस्टियोपोरोसिस की फॉर्म में भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग में हम जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के हैवी मेटल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के अंदर फर्दर मुख्तलिफ डिपॉजिट्स जो हैं उनकी कमी लाहक कर सकते हैं। जो कैल्शियम वगैरह है इनको प्रॉपर डिपॉजिट नहीं होने देते। स्मोकिंग सिर्फ हमारे लंग्स पे इफेक्ट नहीं करती बल्कि हमारे हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो रिसेप्टर साइट्स हैं स्मोक जो है सिगरेट का उसमें मौजूद हैवी मेटल्स वो उन रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं जिन पे एक्चुअली आके एस्ट्रोजन हार्मोन ने बाइंड करके फर्दर प्रोसेस करना होता है, प्रोडक्ट कन्वर्जन करनी होती है, वो प्रोसेस नहीं हो पाता। फर्स्ट ईयर में हमने इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा था, तो कुछ इसी किस्म का फिनोमेना होता है। तो स्मोकिंग भी इंतहाई इम्पोर्टेंट इसकी रीज़न है। इसमें फिर फर्दर आपको याद होगा हमने हमारे इस चैप्टर के की पॉइंट्स में या जो फर्स्ट हमारा कंसेप्चुअल लेक्चर था उसमें हमने एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी का जिक्र किया था। बेसिकली अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए और बिलखसूस ओल्ड एज में तो फिर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ना सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस को कॉम्बैट करती है बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जो बोन फ्रैक्चर्स हैं
उनको भी हील करने में, रिपेयर करने में असिस्ट करती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज है न्यूट्रिशनल कॉज, और बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट बीमारियां पाई जाती हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को लेकर के, जिसमें एक तो है ऑस्टियोमलेसिया यानी कि हड्डियों का नरम हो जाना, सॉफ्ट बोन्स, और दूसरा है रिकेट्स जो कि बिलखसूस छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट बोन्स या ऑस्टियोमलेसिया की। इसमें भी फर्दर ये भी एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है और इसमें नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स शामिल हैं। इनमें बेसिकली मसला क्या होता है, हमारी जो बोन्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उनको एक एडिक्वेट अमाउंट चाहिए होती है मिनरल डिपॉजिट्स की, उनको फर्दर स्ट्रेंथन होने के लिए, रिजिड होने के लिए, मेच्योर होने के लिए। लेकिन अगर इनएडिक्वेट सप्लाई है मिनरल्स की आपकी न्यूट्रिशन के अंदर, तो डेफिनेटली बोन्स अपनी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है मिनरल्स की वो रिसीव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं उसकी डेपोजिशन कम होगी। कैल्शियम सॉल्ट्स के डिपॉजिट कम होने का मतलब है कि हड्डियां फर्दर सॉफ्टनिंग होती चली जाएगी, उनमें नर्म होती चली जाएंगी, कमज़ोर होती चली जाएंगी, और बिलखसूस जो वेट बेयरिंग हमारी बोन्स हैं यानी कि हमारी टांगें, हमारे कूल्हे, हमारा जो लेग्स है, हमारा जो पेल्विस है वो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है और अल्टीमेटली डीफॉर्म हो जाता है। इसके साथ साथ इसकी मेन सिम्टम की अगर हम बात करें तो जैसे ही हम इस डिफॉर्म्ड हड्डी के ऊपर, इस कमज़ोर या सॉफ्ट हड्डी के ऊपर वजन डालते हैं, आप उठ के चलने की कोशिश करते हैं, चल नहीं पाते, एक्सट्रीम पेन, ये इसका इंतहाई बुरा और शदीद इफेक्ट है। उसके बाद दूसरी बीमारी है रिकेट्स, ज़्यादातर बच्चों में होती है, जिनके अंदर जो उनकी लेग्स हैं वो बो होती हैं, यानी कि अगर हम लेग देखें सीधी नहीं होती, वो इस तरह से मुड़ी हुई होती हैं, उनके अंदर बो बिल्कुल इस तरह से बो आया होता है, यानी कि उनकी टांगें टेढ़ी होती हैं। इसके साथ साथ उनका जो पेल्विस है वो भी डिफॉर्म्ड होता है। इसकी मेन वजह अगर हम देखें तो डाइट के अंदर जो कैल्शियम है उसकी कमी, या बोन्स के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करने वाला विटामिन डी, अगर उसकी खुराक में कमी है तो दोनों ही वजूहात इसका वजह बन सकती हैं। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, या तो विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाता है बच्चों को, और दूसरा सनलाइट एक्सपोजर। अर्ली मॉर्निंग जो है वो ना सिर्फ फ्रेश एयर लेके और हेल्दी एक लाइफ का, हेल्दी डे का स्टार्ट है, बल्कि जो सुबह 11 बजे तक की सूरज की शुआएं होती हैं उनके अंदर विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। इसीलिए जो सनलाइट है उससे भी बच्चों को एक्सपोज कराया जाता है, बिलखसूस अर्ली मॉर्निंग, ताकि उनके अंदर जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसको काउंटर किया जा सके। अब तो बच्चों के मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप्स भी आगे हैं सनशाइन के नाम से, जिनके अंदर ये क्लेम किया जाता है कि इनके अंदर यही सनलाइट जो विटामिन डी है वो ट्रैप किया गया है, ताकि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको काउंटर किया जा सके और फर्दर इसकी वजह से होने वाली बीमारियां जैसे रिकेट्स वगैरह हैं उनको ट्रीट किया जा सके। पास बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम आवर टुडेज टॉपिक। The important short questions are: what is cleft palate and what is rickets? Give its causes and cures. इसके अलावा डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आज हमने उसके 3 मेन कॉजेज पढ़े। इनके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकती हैं जिस पे इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोइए या सैनिटाइज कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 6 फीट का फासला रखिए, स्टे होम, स्टे प्रोटेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।